26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले इसी 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते थे। जी हाँ, कई सालों तक हम लोग इसी 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते थे। खैर, इसकी भी लंबी इतिहास है, पर आज हम लोग उसी वक्त के एक 26 जनवरी के बारे में बात करेंगे। इस घटना ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है, इसीलिए आज मैं इसी घटना को आपसे शेयर करूंगा। साल 1944, जगह बर्मा के रंगून के म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग के सामने का मैदान। इस मैदान में आज हजारों लोगों को जन संभाषण करने आएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बर्मा के लोगों ने नेताजी के बारे में अब तक सिर्फ सुने थे, उनको कभी देखे नहीं थे। आज उन्हें देखने वाले थे। लगभग 60,000 लोग नेताजी को सुनने के लिए आज इस मैदान में आए हैं। कौन नहीं है यहाँ? इंडिया और ईस्ट एशिया के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेस मैग्नेट्स, बर्मा के सारे हेड्स, सब लोग पहुंच चुके हैं। जनरली ऐसे जनसभा में सामने के लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ था। हबीब भाई, करीम गनी, आदम जी, ब्रिजलाल जायसवाल, हरगोविंद सिंह जैसे बिजनेसमैन पहुंचे थे वहां पे। इनफैक्ट इनके लेवल के कई सारे बिजनेसमैन थे। और स्टेज में है आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद गवर्नमेंट के और बर्मा के सारे हेड्स। नेताजी स्टेज पर पहुंचते हैं। सबसे पहले तो उनको फूलों का एक बहुत बड़ा हार से वेलकम किया जाता है। चारों तरफ आवाज गूंजती है, नेताजी जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, जय हिंद। नेताजी अब माइक की तरफ आते हैं और 2 घंटे तक मजबूत भाषण देते हैं। उस दिन नेताजी अपने भाषण में रंगून वालों से शुरू करके पूरे ईस्ट एशिया के हिंदुस्तानियों के लिए अपनी बातें रखे। और जब वो बोल रहे थे, पूरे सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। लोगों के दिलों में खून जैसे उबल रहे थे। लोग पूरे जोश में आ चुके थे। अब नेताजी अपनी बातें खत्म करके अपने कुर्सी की तरफ जाते हैं और लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। अचानक लोगों के कानों में एक आवाज आती है, मेरे भाइयों और दोस्तों। और लोग स्टेज की तरफ देखते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि नेताजी जब अपना भाषण खत्म किए तो स्टेज की तरफ जा रहे थे और जाते ही उनके चेयर में उनको अपना फूलों वाला हार दिखा। वो कुछ देर के लिए रुके, कुछ सोचे, फिर स्टेज की तरफ आए और आके बोले, मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हार आप लोगों ने आज मुझे पहनाया है। देखा जाए तो 2 दिन में इसके फूल सूख जाएंगे। उस हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यह हार पूरे बर्मा में रहने वाले स्वतंत्रता कामी लोगों का अभिवादन का प्रतीक है। उस हिसाब से यह इनवैल्यूएबल है, इसकी कोई मोल नहीं किया जा सकता। मैं इस हार को आज नीलाम करना चाहता हूं। पूरे ईस्ट एशिया के धन कुबेर यहां हाजिर है। बोलिए, इस हार को आप लोग किस कीमत में खरीदने के लिए राजी है? पूरे जनसभा में साइलेंस छा गई। 10 सेकंड का यह साइलेंस टूटती है एक आवाज में, नेताजी, मैं खरीदूंगा इस हार को, 1 लाख रुपया। आवाज थी हरगोविंद सिंह की। अमृतसर का हरगोविंद सिंह सिंगापुर में बिजनेस करता था, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का, और गाड़ियों के पार्ट्स या मरम्मत के भी काम वो लेता था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा हरगोविंद सिंह सिंगापुर में अच्छे से बिजनेस कर रहा था। 1 लाख रुपए बोली सुनने के बाद में पूरा स्टेज चिल्ला के उठता है, नेताजी जिंदाबाद, और हरगोविंद सिंह स्टेज की तरफ बढ़ता है। इसी बीच पीछे से एक और आवाज आती है, मैं खरीदूंगा 2 लाख रुपया। यह आवाज थी ब्रिजलाल जायसवाल की। गुजरात ऑरिजिन ब्रिजलाल जायसवाल भी सिंगापुर में बिजनेस करता था, वही ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का बिजनेस था। लेकिन बिजनेसमैन बहुत धुरंधर था। उम्र था उनका 60, सर पे बाल नहीं, हाथ में हीरे की अंगूठी। बिजनेसमैन के हिसाब से यह हरगोविंद से काफी बड़ा था और काफी शार्प भी था। हरगोविंद सिंह अब पागल की तरह इधर उधर देख के बैक आता है। पीछे से एक और आवाज आती है, 2.5 लाख रुपया। आवाज थी बैंकॉक के ही एक बिजनेसमैन की। बैंकॉक के ये बिजनेसमैन और ब्रिजलाल के बीच अब पैसों में बोली लग रही है। हरगोविंद सिंह आके अपना चेयर में बैठ जाता है। इधर बोली लगते जाता है 3 लाख, 3 लाख 10, 3.25, 3.5 करते करते 4 तक जाके अटकता है। इसी बीच हरगोविंद ने अपना टाई का नॉट ढीला किया, मुंह वगैरह पोछा, लेकिन उसका दिमाग अब बहुत ज्यादा दौड़ने लगा था। सडनली हरगोविंद उठ के खड़ा होता है और कहता है, पूरे 5 लाख रुपए। ये सारी कहानी लिखते हैं भास्करन, जो कि नेताजी के खुद के स्टेनोग्राफर थे। भास्करन कहते हैं, जब हरगोविंद ने 5 लाख रुपए की बोली लगाए, पूरा सभा जैसे हरगोविंद को सपोर्ट कर रहा था और पूरे सभा में हर्षोल्लास होने लगा। इसी बीच ब्रिजलाल अपनी तीखी नजरों से हरगोविंद को सर से पैर तक देखते हैं और कहते हैं, तब 5,01,000। और हरगोविंद जैसे हार चुका है सोच के दोनों हाथों को आसमान की तरफ फेंक के कुर्सी पर थप करके बैठ जाता है। ब्रिजलाल और हरगोविंद एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अगर मैं इनके बारे में बहुत छोटे तरीके से आपको बताऊं
तो कुछ ऐसा बनता है। इस घटना के कुछ एक महीने पहले तक दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे। ब्रिजलाल के हाथ से एक काम हरगोविंद के पास में चला गया था। इसके बाद से हर वो टेंडर में जहां पे हरगोविंद रेट देता है, उस रेट से एक लेवल नीचे ब्रिजलाल के एजेंट रेट दे देता है। तो ऐसे करके हरगोविंद का हर काम छूट रहा था। तो चाहे वो नुकसान में ही क्यों ना हो, काम ब्रिजलाल के पास ही जा रहा था। सिचुएशन खराब देख के एक बार हरगोविंद खुद ब्रिजलाल के पास गया और इस तरह के बिजनेस के बारे में पूछा था। ब्रिजलाल ने जवाब में उसे डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब समझाया था। जब हरगोविंद ने पूछा था डैम्पिंग इफेक्ट होता क्या है, तब ब्रिजलाल ने उसे समझाया था कि रेट नीचे करते करते वो इस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल तक हरगोविंद ना पहुंच पाए, और ऐसे करते करते हरगोविंद सिंह का काम बंद हो जाएगा और फिर बाद में ब्रिजलाल अपना काम अपने हिसाब से चलाएगा। ब्रिजलाल चाहते थे कि हरगोविंद सिंह के ट्रक के चक्कों में जंग लग जाए और बाद में जब हरगोविंद सिंह उन ट्रक्स को बेचे तो उन ट्रक्स को भी ब्रिजलाल ही खरीद ले। इसके बाद से हरगोविंद सिंह थोड़ा मुरझा सा गया था। तो दोनों में कंपटीशन बहुत बड़ी थी और नेताजी खुद इन दोनों को जानते थे। खैर, जनसभा में लौट के आते हैं। बैंकॉक वाले बिजनेसमैन भी छोड़ने वाले नहीं थे, वो भी पीछे से अब बोली लगा रहे थे। अब सिचुएशन हरगोविंद के पहुंच के बाहर जा रहा था। अब ब्रिजलाल और बैंकॉक वाले बिजनेसमैन के बीच बोली लगते लगते आके रुकी 7 लाख में। आखिरी बोली लगाए थे ब्रिजलाल जायसवाल। जी हाँ, यही आखिरी बोली थी। इसके बाद कोई बोली नहीं लगी। विजयी वीर की तरह ब्रिजलाल स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हाथों में माला लिए खड़े हैं खुद नेताजी। अब वो अपने माला लेके ब्रिजलाल की तरफ बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे का आमने सामने। कहीं पे कुछ है नहीं देख के हरगोविंद अब उठकर खड़े होते हैं और चिल्ला के कहते हैं, नेताजी। ब्रिजलाल अब घूम के हरगोविंद की तरफ खड़े होते हैं। कहते हैं, ब्रिजलाल हंसते नहीं है, लेकिन आज वो हंसे। व्यंग की हंसी, शैतानी हंसी, और हंस के बोले, नेताजी पुकारने से कोई फायदा नहीं होगा सरदार जी। भाव बढ़ाने का हिम्मत है तो बढ़ते चलो, बढ़ोगे। और हरगोविंद की आंखें भी अचानक जल उठती है, इंसान को कत्ल करने से पहले कातिल की आंखों की तरह, और दांतों से दांतों को दबाकर कहता है, आपके साथ में कोई सवाल नहीं, मैं नेताजी को कुछ कहना चाहता हूं। ब्रिजलाल अब हंस के कहता है, नेताजी के साथ में कोई सवाल नहीं, सवाल जो था वो तो सब खत्म कर चुका है ये जायसवाल। इन दोनों का लड़ाई को रोक दिया नेताजी ने खुद। नेताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, बोलो हरगोविंद, क्या कहना चाहते हो। हरगोविंद सिंह अब स्टेज की तरफ बढ़ता है। विसुवियस की तरह थर्रा कर उसका बॉडी कांप रहा है, लेकिन उसने जो कहा वो पूरा शांत तरीके से क्लियरली कहा। सभा के सारे लोगों को उसका आवाज सुनाई दिया। हरगोविंद कहते हैं, नेताजी, सिंगापुर में मेरा 2 घर है, गैरेज में 8 ट्रक्स है, बैंक में भी कम से कम 3-4 लाख रुपए है। मेरे सारे प्रॉपर्टीज को जोड़ भी दूं तब भी 7 लाख होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस नीलाम में यही मेरी आखिरी बोली है। मेरी जहां पे भी जो भी प्रॉपर्टीज है, मैं सारा आजादीन फंड को लिख देता हूं। वो हार सिर्फ मुझे दे दीजिए। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। सभा के सब लोग स्टन्ड हो चुके, और तो और ब्रिजलाल का भी आवाज गायब हो चुका था। नेताजी स्टेज से उतर कर आते हैं, जोर से सीने से लगाते हैं हरगोविंद सिंह को और कहते हैं, आज तुम ही बन गया असली सरदार, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। बोल के वो हार हरगोविंद सिंह के गले में डालने जा रहा था। हरगोविंद सिंह रोते हुए चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरा पाप लगेगा नेताजी। आपके गले का माला मैं अपने गले में कैसे पहन सकता हूं, वो मेरे हाथों में दीजिए। अब नेताजी उसके हाथों में जब माला दिया तो वो अपने गाल में, आंसू वाले गाल में ऐसे पागलों की तरह घिसने लगता है। अब होश लौट के आता है ब्रिजलाल का। वो कहता है, लेकिन नेताजी। नेताजी कहते हैं, बस खूब, बोल के उन्हें रोक देता है और हंस के कहता है, ब्रिजलाल जी, सेठ के साथ में ही सेठ का लड़ाई चल सकता है। हरगोविंद आज तुम्हारे पहुंच के बाहर है। देखो ना भाई, वो तो बिल्कुल नंगा फकीर बन चुका, उसके साथ में आज तुम्हारा लड़ाई नहीं हो सकता। पैसों से भिखारी को हराया नहीं जा सकता। जो सेठ अपने चांदी के जूते से भिखारी को मारने जाता है वो सेठ नहीं, शट है। ब्रिजलाल का सर झुक जाता है। पैसों की लड़ाई में आज उनकी हार हुई है। हरगोविंद अब मुंह उठा के बोलता है, एक और भीख है नेताजी। नेताजी बोलते हैं, बोलो सरदार जी। हरगोविंद कहता है, पेट का नीचे छोड़ के तो मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। दिन में 1 मुट्ठी गेहूं भी चाहिए। मुझे आप आजाद हिंद फौज में ले लीजिए नेताजी। नेताजी उन्हें फिर से सीने से लगा लेते हैं। अगर ब्रिजलाल के बारे में थोड़ा और आपको बताऊं तो इस घटना के हफ्ता 10 दिन बाद ही ब्रिजलाल की एक लौती बेटी सुभद्रा जायसवाल भी आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली थी, और इसके कुछ ही महीनों बाद ब्रिजलाल खुद भी आजाद हिंद फौज ज्वाइन करने के लिए आया था। लेकिन उनका उम्र बीत जाने की वजह से उन्हें लिया नहीं गया, लेकिन वो फिर भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेते रहे और नियम कानून को लेकर पढ़ाई करते रहे। फिर लास्ट में जब नेताजी के सरेंडर के बारे में बात सुने तब वो पागल हो चुके थे।
दोस्तों ये घटना मुझे काफ़ी प्रभावित किया था, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। जय हिंद।